Hello students. From this class onward we'll continue actually the theory of chapter 3 of history. Okay. The chapter name is Rise of Hitler और ये मेनली हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आपको ध्यान होना चाहिए दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होती 1918 के अंदर आप मान लेते हैं और स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में. ओके तो ये जो टाइम पीरियड है दैट इज़ बेसिकली द राइज ऑफ हिटलर. ऑब्वियसली वी विल सी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो बट हमें मेनली इस टाइम पीरियड पर फोकस करना है. ओके फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू सी. अच्छा एक चीज़, ये जो बीच में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आई एम श्योर आपने इनको पहचान लिया होगा. दिस इज़ द एडोल्फ हिटलर जिनकी ये स्टोरी हमें देखनी है. और इनके जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं दैट इज़ गोबल्स. गोबल्स मैंने आपको कल भी बताया था. गोबल्स इज़ दी फाइनेंशियल मिनिस्टर आप कह सकते हो उस टाइम पर जब हिटलर का रूल था. फर्स्ट विल सी द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक. वेमार रिपब्लिक क्या होता है ये हमें देखना है. एक छोटी सी चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ जो कि यहाँ पर अभी यूज़फुल है. आपको ध्यान होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होती है दैट इज़ बिटवीन द एलाइड पावर्स एंड द सेंट्रल पावर. सेंट्रल पावर्स वर जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड द एलाइड पावर वर यूके, फ्रांस एंड द रशिया, जो कि हमने रशियन रेवोल्यूशन में देखा भी था. इनिशियली सभी को लगता था कि वॉर जल्दी फिनिश हो जाएगी एंड दे विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ द वॉर, जो कि सभी का मानना था. लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है. आफ्टर सम टाइम everyone realized that this war is not gonna end soon. This will continue and stretched for 4 years. ये कितने टाइम तक चलता है? 4 years तक चलता है. ओके जर्मनी की डिफीट होती है इसके अंदर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. जर्मनी डिफीट कब होता है? जब इस वॉर के अंदर, इस वॉर में यूएसए की एंट्री होती है. इन 1917 यूएसए की एंट्री होती है फर्स्ट वॉर में और वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली. और इसी के अगले साल इन नवंबर 1918 द जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर डिफीटेड फ्रॉम द वॉर. वहाँ से वो हार जाता है. ठीक है. हारने के बाद क्या होता है? हारने के बाद क्या होता है? जर्मनी के जो राजा हैं, एम्पीरियर हैं वहाँ के, उनको हटा दिया जाता है और एक नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की जाती है. ठीक है. नेशनल असेंबली क्या? नेशनल असेंबली, यू शुड नॉट confuse this national assembly from the national assembly of France. This is the group of people which will lead the Germany after the first world war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें लीड कौन कर रहा है? नेशनल असेंबली. एंड व्हाट डिड नेशनल असेंबली डिड? दे फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एट वेमर. वेमर इज नथिंग बट अ प्लेस इन जर्मनी. कोई शहर है जर्मनी का जहाँ पर जितने भी नेशनल असेंबली के लोग हैं सभी ने मिलकर क्या बनाया? अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको क्या बोला गया? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो कि आज हमारे भारत में भी है, मतलब सारे ऑफिसर्स होंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट चलेगी. दैट इज़ द अ ब्रीफ ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर. ये आपको ध्यान में रखना है. मतलब एक तरीके से राजा का जो रूल था वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. और जितने भी इनके डेप्यूटीज़ हैं, डेप्यूटीज़ मतलब जो इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो सेकेंड प्लेस पर होता है, उन सभी को इलेक्ट किया गया. ठीक है. और इलेक्ट कैसे किया गया? इलेक्ट किया गया फ्रॉम द यूनिवर्सल वोट, मतलब सभी को वोट करना इंक्लूडिंग द वुमेन. एक चीज़ और जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, डेप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट. जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए और उसी का एक और नाम आपको दे रखा है राइकास्ट, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था. ठीक है. लेकिन रिपब्लिक हो गया. अब कौन? जर्मनी रिपब्लिक हो गया. रिपब्लिक मतलब वहाँ पर जितने भी ऑफिसर, नॉट ऑफिसर, जितने भी लीडर्स होंगे दैट will be elected by the people of Germany and that is the basic principle of republic that we have studied. लेकिन जर्मनी के जो लोग हैं वो इस रिपब्लिक से खुश नहीं रहे. उन्होंने इसको अच्छे से वेलकम नहीं करा. रीज़न क्या कह रहे हैं वो हमें यहाँ पर देखना है. सबसे पहली चीज़, इन लोगों का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिफीट हुई है जर्मनी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेशनल असेंबली. ओके सो नेशनल असेंबली को यहाँ पर कल्प्रिट घोषित किया गया लोगों के द्वारा और इस वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इस पर लोगों का भरोसा नहीं था. ठीक है. और कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि फोर्स की गई जर्मनी को मानने के लिए. किसके द्वारा? बाय द एलाइड पावर्स. ध्यान रखना एलाइड पावर मतलब कौन कौन? यूके, फ्रांस, रशिया और आपको कौन एंटर हो जाता है इसके अंदर? यूएसए. ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब वो क्या क्या टर्म्स थी दैट विल सी.
सबसे पहले आता है द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल फ्रांस में एक पैलेस, हमने द पैलेस ऑफ वर्साइल जब फ्रांस रेवोल्यूशन देखा था उस टाइम पर भी देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल एंड द एलाइज वाज अ हैरेस एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब देखो होता क्या है कि जितनी भी एलाइज हैं, एलाइज कौन, मित्र देश, मतलब जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया और यूएसए, इन सभी ने क्या करा, दे एक्चुअली ब्लेम्ड जर्मनी फॉर द वॉर। जितनी भी लॉसेस हुए हैं वॉर में उन सभी का ब्लेम किसको कहा गया, किसको किया गया, जर्मनी को। अब इस वजह से जर्मनी ने क्या क्या लॉस किया वो हमें देखना है। ड्यू टू द वॉर जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज कॉलोनीज मतलब देश के बाहर जो इनके जो कॉलोनीज बनी थी, जैसे आपको ध्यान होगा दैट वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ। तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, दैट इंडिया इज ए कॉलोनी, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। इसी तरीके से जर्मनी की कुछ कॉलोनीज थी, इनका लॉस हो गया, मतलब ये अभी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गई, ये अब जर्मनी से फ्री हो गई। सबसे पहला लॉस तो यह हुआ। फर्स्ट 1/10 पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी की जितनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड के टाइम पे 1/10 ऑफ जर्मनी की पॉपुलेशन क्या हुई, वाइप आउट हो गई, मतलब डेथ, उनकी मृत्यु हो गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, जर्मनी के जितना एरिया है उसका 13% भी क्या हो गया, लॉस हो गया, वो भी बाकी देशों ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। 75% ऑफ आयरन की जितनी उनके पास स्टोरेज थी उसका 75% चला गया। 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुएनिया, इन चारों देशों ने क्या करा मिलके, जितना कोल स्टोरेज था जर्मनी के अंदर उसका 26% ले लिया। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन किया जा रहा है जर्मनी के ऊपर, किसके द्वारा, एलाइड पावर के द्वारा। नाउ आई वॉन्ट रिकॉल व्हाट इज एलाइड पावर। आई थिंक मैंने 4 से 5 बार आपको बता दिया है, तो फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड रिमेंबर कि ये एलाइड पावर कौन कौन है, ठीक है। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड द डैमेजेस द एलाइड कंट्री सफर्ड। जितनी भी डैमेजेस हुए हैं एलाइड कंट्रीज़ को और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वॉर के, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया गया, जर्मनी को। और इस वजह से जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे अ कंपनसेशन अमाउंट ऑफ 6 बिलियन यूरो। ये आपको ध्यान रखना है कि 6 बिलियन यूरो जर्मनी ने पे किए थे, किसको, एलाइड पावर को, एज द कंपनसेशन ऑफ वॉर की ये लड़ाई हुई है जिसमें हमारा कुछ नुकसान हुआ है तो आप कंपनसेशन दोगी, ऐसा किसने कहा, एलाइड पावर्स ने जर्मनी को कहा, ठीक है। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच रैनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। रैनलैंड एक जगह है कहाँ पर, जर्मनी के अंदर, जिसको ऑक्यूपाई करके रखा गया एलाइड पावर द्वारा, एलाइड आर्मीज द्वारा 1920s के टाइम पे। अभी 1920s के टाइम होता है 1920 से लेकर के 1929 तक, मतलब ये 10 ईयर्स का जो पीरियड है इसको हम कहते हैं 1920s। इसमें लिखा है मच ऑफ 1920s, मतलब इस पीरियड का ज़्यादातर जो टाइम है वो राइनलैंड किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, एलाइड आर्मीज़ के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये जो भी ह्यूमिलेशन जर्मनी के ऊपर हो रहा है, दैट द ह्यूमिलेशन जर्मनी इज फेसिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेमार रिपब्लिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैज़ जर्मनी सफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड में जो भी जर्मनी ने सफ़र करा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेमार रिपब्लिक। नाउ विल सी व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ वॉर। कुछ इफ़ेक्ट्स आपको इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई कंट्री डिफीटेड तो छोड़ो, अगर कोई कंट्री जीती भी है तो उसमें भी लगभग सेम ही इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या क्या होंगे वो हमें देखना है। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा इकोनॉमिक इफेक्ट। वाई इकोनॉमिक इफेक्ट, बिकॉज अभी हमने सारे पॉइंट्स देखे, देखो इतना सब कुछ जर्मनी ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, उसके साथ साथ में कंपनसेशन भी पे करा है। तो जो डेप्थ था कंट्री में वो तो था ही पहले से, अब और वो क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। क्यों, क्योंकि काफ़ी हद तक जर्मनी कहाँ चला गया, लॉस में चला गया। और ये था हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट फर्स्ट, क्योंकि वॉर की वजह से हो रहा है। आप इसके अंदर ये वाले पॉइंट सारे क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, ठीक है। सेकंड आता है हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या रहे होंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट सबसे पहला मेंटल प्रेशर जो आता है,
mental pressure of not in the defeat of war. It is of the scenes, it is of the scenario that the soldier had to see in the war. वॉर में उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या क्या सफ़र करा है, ये सारी कंडीशंस को मिला के साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. ऑब्वियसली ये जो जर्मन मीडिया है उसने कवर नहीं करा, लेकिन उनको तो ये चीज़ पता है ना. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्रेंचेस के बारे में बात करी, हमने ट्रेंचेस को देखा तो नहीं हुआ खैर, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रेंचेस क्या होता है. ठीक है. जर्मन सोल्जर्स जब ट्रेंचेस में रहते थे, बाय द वे जो सेक्शन में रीड कर रहा हूँ ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड स्लाइड में लिखा हुआ है. इसमें साफ साफ बता रखा है कि जो जर्मन सोल्जर्स ट्रेंचेस में रहते थे. ट्रेंचेस क्या होते हैं हमने पहले भी देखा है. एक नैरो लाइन पे इकट्ठा कर दिया जाता है जिसके अंदर क्या करते हैं सोल्जर्स रहते हैं, यहीं से फायरिंग होती है, यहीं पर ही वॉर के टाइम पर उनको रखा जाता है ताकि जो भी फायरिंग हो रही है सामने से उस पर वो इंजर्ड ना हो जाए. ठीक है. तो इसमें उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा. दे फेस द पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग. शेलिंग मतलब एक गोलीबारी जिसको हम कहते हैं, दैट इज इन द इंग्लिश फॉर्म कॉल्ड शेलिंग. एंड विटनेस द रैंक रिड्यूसिंग रैपिडली. इन्होंने अपने आप को डीमोटिवेट होते देखा है, इन्होंने अपने आप की जो रैंक है वो डिग्रेड करते देखा है वॉर के अंदर. इस टाइम पीरियड में जब जर्मनी काफ़ी हद तक हार चुका है, ऑब्वियसली हार गया है, उसके बाद में जो एक प्रोपेगेंडा चला वो वहाँ पर मेन प्रोपेगेंडा क्या चला, द एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा. एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा इज़ काफ़ी सिमिलर टू द इंडिया पाकिस्तान कंडीशन. इसमें अगर हम बात करें इंडिया को पाकिस्तान के साथ वॉर करनी चाहिए या नहीं, 95% पीपल विल से यस, क्योंकि हमें ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है जब हम वॉर की बात करते हैं. यही सिनेरियो कब रहा जर्मनी के अंदर इन द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. ये जो मैं बार बार टाइम पीरियड बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं इंटर वॉर. इंटर वॉर इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. साथ ही साथ एक और जो प्रोपेगेंडा चला वो क्या चला, नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड द सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक. नेशनल ऑनर का मतलब राष्ट्रवादी जो विचार होता है, देश के लिए कुछ करना. ठीक है. अब वो कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन ये जो मेंटालिटी थी ये काफ़ी हद तक ग्रो कर गई इसमें जर्मनी के अंदर. हम दो चीज़ के अंदर पढ़ चुके हैं, एक और छोटा सा पॉइंट और है वो और ऐड कर देता हूँ मैं. जो भी हमने वेमर रिपब्लिक्स देखा, हमने देखा कि वेमर रिपब्लिक के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज ऑफ दी कंडीशन दैट जर्मनी इज़ इन राइट नाउ एट दैट पर्टिकुलर टाइम. जब भी ऐसी बात आती है तो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले लोग कौन कौन, जितने भी सोशलिस्ट होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, डेमोक्रेट्स होते हैं, इन सभी को टारगेट किया गया. क्यों? बिकॉज दे वर इन द सपोर्ट ऑफ वेमर रिपब्लिक. एंड जो भी इस वेमर रिपब्लिक को अपोज करते हैं उनके द्वारा इसे टारगेट किया जाना था. तो टारगेट करने के लिए इन लोगों को कौन कौन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, इन सभी को टारगेट किया गया और इनको एक मॉकिंग वे में एक फिक्स इनको टर्म दिया गया. द टर्म इज़ नवंबर क्रिमिनल्स. इनको नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है नवंबर में, और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफीट जर्मनी इसलिए कर गया बिकॉज ऑफ दिस पीपल. तो जितना भी बर्डन है वॉर का सब के सब इनके ऊपर डाल दिया गया और ये एक मेजर शिफ्ट था. दिस इज़ द मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 1930s. और ये जो आगे आने वाला टाइम है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, ये चीज़ काफ़ी हद तक उसमें इंपॉर्टेंट रहेगी. So we have seen the effects of war and what is the impact of First World War on Germany. After this जो भी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे. ओके.